नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ दिनों बाद आपका घर टूटने वाला है तो आप क्या सोचेंगे? आपसे मेरा मतलब आपसे ही है। लगता है कई बार कि किसी का टूट रहा है तो मुझे क्या करना, मेरा तो घर बचा हुआ है। जैसा अभी हमने पिछले दिनों देखा और लगातार देख रहे हैं कि खोरी गाँव को पूरी तरह से जमींदोस्त कर दिया गया। वहाँ की जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, जो वहाँ पर मंजिला इमारतें खड़ी थीं, अब वो ज़मीन के साथ धूल चाट रही हैं। लेकिन इसी के साथ अगर कहा जाए कि आपका विधानसभा 49 भी अब ज़मींदोज़ होने वाला है या उसके ऊपर भी बुलडोजर चलने वाला है सरकारी, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। रहते टाइम अगर आपने आवाज़ नहीं उठाया तो हो सकता है आने वाले वक्त में आपके साथ भी खोरी गाँव जैसा ही हाल हो। साउथ दिल्ली डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट धर्मवीर कौशिक साहब, जो लगातार इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार इलाकों के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, डीडीओ हो चाहे कोई हो, तमाम जगहों पर अपनी उपस्थिति जाहिर कर रहे हैं, सिर्फ महज इसलिए कि लोगों के आशियाने बचाए जा सके। धर्मवीर कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि इस मास्टर प्लान में जो 2041 का मास्टर प्लान आया है दिल्ली के लिए, उसमें आपके इलाके विधानसभा 49 के लिए क्या स्पेशल है। इस चीज़ को समझने के लिए आज हम बातचीत करेंगे धर्मवीर कौशिक साहब से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल समय संवाद में। नमस्कार, स्वागत है आपका भी। ये 2021 का मास्टर प्लान है, 686 पेज का मास्टर प्लान है, जिसमें हमने इसको पूरा स्टडी किया और ये देखा कि जो ये मैप है इसमें विधानसभा 49, ये विधानसभा 49 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो मैं सारी बातें करूँगा ऑथेंटिक, कोई मेरी बात को अगर कह दे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हूँ। ये मैप है, इसमें ये जो हरे रंग में दिखा रखा है ये विधानसभा 49 है, जिसमें दिनेश मोनिया चुनाव लड़े। ये सारा क्षेत्र रिज डिक्लेयर है। देवड़ी गाँव को अनऑथराइज गाँव डिक्लेयर कर दिया, खानपुर गाँव को अनऑथराइज गाँव डिक्लेयर कर दिया। तो ये सारी, और ये जो मास्टर प्लान 2021 के रास्ते थे इनको हटा दिया। अब किन लोगों ने सियासत की, और जब हमने देखा कि संगम विहार पूरी विधानसभा जिसमें 4 लाख लोग कम से कम रहते हैं, इसको रिच क्षेत्र में डिक्लेयर कर दिया, तो हमने तो ये महसूस किया कि इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं तो यहाँ जो गरीब तबका बसा हुआ है, जिसने पूरी ज़िंदगी की मेहनत से अपनी कमाई से यहाँ मकान बनाए हैं, वो लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। क्यों बर्बाद हो जाएंगे, ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी खोरी गाँव का एग्जाम्पल आपने देख लिया। खोरी में रिच क्षेत्र के नाम पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हुए कि रिच क्षेत्र खाली कर दीजिए। अभी भी कुछ और ऑर्डर हुए हैं कि जितने फार्म हाउसेज वगैरह हैं वो भी हटाए जाएंगे। तो सवाल ये है कि जब खोरी गांव के 10,000 मकान हटाए जा सकते हैं, कल हमारा संगम विहार रिच क्षेत्र विधानसभा 49 पूरा रिच क्षेत्र में दिखाया हुआ है, कल कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लेके चला गया और कहे कि सर आपने सुप्रीम कोर्ट में कहे कि ये खोरी गाँव आपने हटा दिया रिज के नाम पे, ये संगम विहार भी रिज में बचा हुआ है, इसको भी हटाओ। तो मैं पूछता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है कि ये रिच क्षेत्र है, इसको भी हटाओ? वो बात को पलट तो सकता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन पूरे देश के लिए बन जाती है और एक बार जो साइटेशन बनती है उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन में वो केवल ज़्यादा बेंचों के जज में जाके बदलाव हो सकता है, और मुझे नहीं लगता कि संगम विहार की गरीब जनता जाके इतनी बड़ी फाइट कर सकेगी सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे क्षेत्र को हमारे मकान न तोड़े जाएँ। तो इस बीच मैंने ये मैसेज बहुत बार किया संगम विहार की जनता के लिए, जो खास कर विधानसभा 49 में बसे हुए हैं, इसके आप ऑब्जेक्शन फाइल डीडीए में करो ताकि आप लोग अपनी लड़ाई लड़ सको, डीडीए में अपनी लड़ाई लड़ सको कि आपने जो रिज दिखाया है ये रिज नहीं निजी लैंड है, इसमें बसे हुए हैं। तो इसको रेक्टिफाई कराने के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर लोग नहीं जागृत हुए और टाइम निकल गया तो एक डेड सीमा है कि उसके बाद डीडीए आपकी बात नहीं सुनेगी। संगम विहार वालों, आपसे बस यही कहना है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, अगर आपने उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई तो फिर क्या होगा आने वाले वक्त में। अगर आपने आज इलाका अपना नहीं बचाया या इसके लिए आपने ऑब्जेक्शन फाइल सबमिट नहीं किया तो 23 अगस्त के बाद आपका क्या होगा? वही होगा जो खोरी गांव का हुआ है। इसी के साथ एक ये है कि संगम विहार के बिल्कुल बाहर मेन रोड एमबी रोड पर मेट्रो का कार्य अभी बिल्कुल प्रगतिशील है और बहुत तेज़ी से चल भी रहा है। जिस तरह से विधायकों का कहना है कि एक मेट्रो स्टेशन क्षेत्रवासियों के लिए बिल्कुल वहाँ पर रतिया मार्ग पर या वहाँ के आसपास वहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन बनेगा। तो अगर ये रिच की ज़मीन है डीडीए के माने तो वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है तो उसका कुछ ताल्लुक समझ में नहीं आ रहा। या तो मेट्रो स्टेशन गलत बन रहा है या तो फिर ये जो रिच की ज़मीन है इसको गलत बताया जा रहा है। ये जो विधानसभा 49 में जो रिच क्षेत्र दिखाया गया है ये ज़्यादातर हिस्सा निजी लैंड पर बचा हुआ है। जैसे मैंने अभी पहले कहा, सरकार को इस बात की जानकारी है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये गलती जानबूझ के की जा रही है या गवर्नमेंट की एक प्लानिंग है। गवर्नमेंट की प्लानिंग खास तौर पर जे जोन के लिए क्या है वो मैं बता देना चाहता हूँ। ये संगम विहार के लिए मेट्रो नहीं बन रहा, ये तो गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग हो सकती है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस जे जोन में, क्योंकि ये साउथ दिल्ली है
और साउथ दिल्ली का अपना महत्व है पूरी दिल्ली में। इसमें गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो 20 मंजिल इमारतें बनाने का है। ये नक्शा मौजूद है जो उन्होंने अपने मास्टर प्लान के कंसेप्ट में दिखाया हुआ है। गवर्नमेंट का देखिए फॉर्मेशन किस तरीके से चल रहा है। डीडीए ने एक कंडीशन लगाई हुई है, हमारी कॉलोनियां पास कर दी, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट देते हुए ये बात कही गई कि आप अपने क्षेत्र की गलियों के लेआउट प्लान देंगे जिसमें गलियां 30 फुट की होंगी। अब मैं ये पूछता हूं पूरे संगम विहार के क्षेत्र के और तमाम डीडीए के अफसरों से और नेताओं से, क्या आज संभव है? ये कॉलोनियां बस गई, इनमें 30 फुट की गलियां कर देंगे तो कॉलोनी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लोगों के घर ही 30-30 फुट के हैं, गलियां बनाना 30 फुट की संभव नहीं है। अगर 30 फुट की गलियां नहीं बनी तो डीडीए कहेगी हम आपकी कॉलोनियों को पक्के तौर पर मंजूरी नहीं दे रहे। जो लोग इस मुगालते में है कि ये कॉलोनियां पक्की हो गई हैं, वो लोग धोखे में हैं। जब ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिले तो सरकार ने हर आरडब्ल्यूए से एक एफिडेविट लिया था कि आप अपना लेआउट प्लान देंगे जिसमें 30 फुट की गलियों का देंगे। पूछ लीजिए हर आरडब्ल्यूए के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने से पहले एक कंडीशन उनके ऊपर थोप दी गई कि 30 फुट की गलियां देंगे और एफिडेविट लेने के बाद ही उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो डीडीए का कंसेप्ट ये है कि ये पूरा एरिया लैंड पुलिंग में दे देंगे। लैंड पुलिंग से क्या मतलब है? किसी बड़े डेवलपर की एंट्री यहाँ हो जाती है। एक डेवलपर मान लीजिए एक डी ब्लॉक के लेते हैं, आपके डी ब्लॉक में 1000 मकान है। आज संगम विहार में सर्कल रेट है 38,000 रुपए और गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 100 गज की 7 लाख रुपए मान लो। अगर आपने 4 मंजिल मंगाया है तो 28 लाख रुपए कॉस्ट होगी और 40 लाख का प्लॉट हो गया, तो आपकी प्लॉट वैल्यू हुई 70 लाख रुपए। तब आपको डेवलपर ये कहेगा कि 70 लाख रुपए की आपकी वैल्यूएशन है, या तो ये वैल्यूएशन हमसे ले लो और हम यहाँ पे 50-60 प्लॉट इकट्ठे करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। आपका प्रीफरेंस ये है कि 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, कहीं भी देखो आप 1-1, 1.5 करोड़ से तो कोई फ्लैट कम है ही नहीं, जिसमें पूरा डेवलप करके वो देंगे, पार्क देंगे, सब कुछ देंगे और आपको कहेंगे 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, आप लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो आप होडल, पलवल, मुरादनगर कहीं जाके बच सकते हैं क्योंकि हमने आपको कीमत दे दी। ये कंसेप्ट है इस मास्टर प्लान में रिक्रिएशन में। ये सब चीजें इसमें हैं कि रिक्रिएशन कहाँ लागू हो सकता है। जिस एरिया में 30 फुट की गलियां नहीं होंगी वहाँ कंसेप्ट रिक्रिएशन का गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। यही चीजें पेपर में भी आई कि रिक्रिएशन का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होगा, अनऑथराइज कॉलोनियों को दोबारा से बसा जाएगा। दोबारा से बसाने का मतलब है कि कॉलोनियां खत्म, आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और प्लॉट कॉस्ट दे देंगे और कह देंगे आप जाओ। धर्मवीर सर की बात को समझिए, क्या कह रहे हैं वो आपसे कि ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये एक 686 पेजेस की एक ये पूरी गाइडलाइन है आने वाले टाइम के लिए 2041 के मास्टर प्लान के लिए। सबसे पहले आपकी ज़मीन उन्होंने रिज के अंदर दिखा दी है, उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्शन फाइल करनी है जिसमें आपको बताना है कि हम यहाँ पर इंडिविजुअली अपनी प्राइवेट लैंड पर रह रहे हैं, ये कोई रिच की ज़मीन नहीं है। उसके बाद आपके प्लॉटों को भी उन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ पर विस्तार चाहते हैं तो आपको 30 फीट की गलियाँ दिखानी है, गलियाँ, ना कि रोड नहीं, रोड उससे और ज़्यादा चौड़े होंगे। हमारी तो रतिया मार्ग ही जो है वो 30-30 फुट की है, तो गलियाँ तो 30 फुट की है नहीं, 15 फुट, 12 फुट, 8 फुट और पतली पतली गलियाँ भी हैं जिसमें तो निकलना मुहाल होता है। जिनके बैक घर हैं उनसे सोचिए क्या होगा। अगर आपने 30 फुट की गलियां नहीं दिखाई, अगर हम 30 फुट की गलियां बनाएंगे तो हमारे तो 20-20 गज के, 15-15 गज के और 30-30 गज के मकान हैं, तो वो तो पूरे रोड में निकल जाएंगे। उसके बाद आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आएंगे एक भगवान, वो भगवान आपको आशियाना बना कर देंगे। कैसे बना कर देंगे? वो आसपास की जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी मकान हैं, सारी बिल्डिंगों को वो अपने अंडर में ले लेंगे, उन सभी को तोड़ देंगे, वहाँ पर एक मल्टी बिल्डिंग बनाएंगे जो 20 माले, 30 माले, 25 माले की होगी समथिंग, और उसके अंदर आपको आपके मकान के वैल्यू के हिसाब से पैसा लगाएंगे और जो कम पड़ेगा, करोड़, 1.5 करोड़ जो भी आपका बनेगा वो आपको उस फ्लैट का देना होगा और उस फ्लैट के अंदर आप रहेंगे। 3 कमरों का, 2 कमरों का आपको फ्लैट मिलेगा। आपका आज मकान अगर 100 गज के प्लॉट पर है, 4 मंजिला बना हुआ है, तो अमूमन मान के चलिए कि आपको 100 गज का एक फ्लैट मिल जाएगा जिसमें 3 रूम बने होंगे और इस तरह से आपको रहना होगा। इन तमाम चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको कार्य ये करना है कि अभी रहते टाइम 23 अगस्त से पहले पूरे संगम विहार वासियों के प्रति व्यक्ति के साथ, प्रति व्यक्ति के मेल आईडी से, प्रति व्यक्ति के हैंड से एक ऑब्जेक्शन फाइल होनी चाहिए, तब जाके हम कोर्ट में खड़े हो पाएंगे ना। जी। एक्चुअली क्या था कि ये जो 30 फुट का कंसेप्ट है, अब हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया था डीडीए में, मैंने इनके सबके ऑलरेडी ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन ये फाइल किया कि भाई हम 30 फुट की गलियां तो कर नहीं सकते, आप हमें बड़े बड़े रोड दे दो, 100 फीट के रोड दे दो जिससे हमारे एरिया में कनेक्टिविटी हो जाए, आपकी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमारे क्षेत्र में जा सकें, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक तो 100 फीट के रोडों से जा सकती हैं। 100 फीट के रोड बढ़ेंगे तो सारा क्षेत्र कनेक्ट हो जाएगा उनसे, तो हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगी और हमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे हम बसे हुए हैं वैसे हमें बसे रहने दो,
हमारी कॉलोनियाँ अगर किसी क्षेत्र में रिज में आई हुई हैं तो उनको भी आप मंजूर कर दियो। आप झुग्गियों को भी मंजूर करते हैं जो सरकारी ज़मीन पे बसी हुई हैं। आपने ऐलान किया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जहाँ झुग्गी वही मकान, तो जहाँ जिसका मकान बना हुआ है उसको भी वहीं रहने दो। एक लड़ाई तो ये है कि इस क्षेत्र को रिज से बचाना है, एक लड़ाई ये है कि हमें क्षेत्र के रोड चाहिए। रिक्रिएशन से भी क्षेत्र को हम बचाना चाहते हैं कि रिक्रिएशन और डेवलपर की एंट्री ना हो। एक लड़ाई हमारी ये भी है कि जहाँ जहाँ से मास्टर प्लान के रोड बनेंगे उन रोड्स में जो लोगों के घर आएंगे उन लोगों को सर्कल रेट पे मुआवजा दिया जाए और उनको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दी जाए। देखिए, दिल्ली सरकार फ्री राशन बांटती है, फ्री बिजली देती है, पानी देती है, किसके लिए देती है? लोगों के लिए देती है ना। अगर ये लोग डेवलपमेंट के लिए उनके घर उसमें आ जाते हैं तो दिल्ली सरकार का 69,000 करोड़ रुपए का फंड है, 1,000 करोड़ रुपए की तो बात है इस क्षेत्र के लिए। 1,000 करोड़ रुपए सरकार अलग रख दे कि जहाँ जहाँ रोड बनेंगे, जिन लोगों के मकान इनमें आएंगे, दिल्ली सरकार अपने ओर से क्लियर घोषणा कर दे। साफ सीधी घोषणा चाहिए, सेक्शन, सब सेक्शन और क्लॉज और सब क्लोज नहीं चाहिए मास्टर प्लान में। हमें तो सरकार से क्लियर घोषणा चाहिए कि भाई किसी को उजाड़ा जाएगा तो उसको सर्कल रेट दिया जाएगा और उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दी जाएगी। हम तो सिर्फ इतनी बात सरकार से चाहते हैं, ये चाहते हैं जो मास्टर प्लान के रोड में आए या जहाँ पे सरकार को डेवलपमेंट का काम करना है, किसी का मकान आए तो उसको उसकी लागत और ज़मीन की लागत दे दे। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 शब्दों में हम अगर कहें तो डीडीए क्या कह रही है इन रिज की ज़मीन के लिए? देखिए, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुए तो डीडीए तो ये कहेगी आपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, हमने आपको टाइम दिया था, अब तो आप कर नहीं सकते 23 अगस्त के बाद। साफ है, क्लियर कंडीशन, 23 के अगस्त के बाद कोई जबानी बात नहीं सुनी जाएगी। खोरी गांव में हमने जो कुछ देखा रिज के नाम पे, तो हमें तो आशंका है कि रिज के नाम पे यहाँ भी सब कुछ हो सकता है। मैं दूसरा ये भी अब लोगों को एक अपील करना चाहूंगा कि संगम विहार 49 के लोग, जो लोग चाहते हैं कि जहाँ जिनके प्लॉट हैं उनके खसरे नंबर वो वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जमीन निजी लैंड में है या रिज में है। वहाँ क्लियर कट लिखा होगा खतौनी में, जिस खसरे में बसे हुए हैं उस खसरे नंबर को चेक कर लें, उसकी खतौनी निकलवा के देखें और उसमें चेक करें कि ये जमींदार के नाम से ज़मीन है या रिज के नाम से ज़मीन है या फ्लड के नाम से ज़मीन है। उसमें क्लियर कट लिखा होगा। अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट लैंड है, किसी जमींदार का नाम उसमें आ रहा है, उस टाइम कॉलोनी काटने से पहले जमींदार का नाम आ रहा है, तो ये क्लियर कट जो है निजी लैंड है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये फॉरेस्ट लैंड है तो वो फॉरेस्ट लैंड है। तो जहाँ जहाँ निजी लैंड है वहाँ तो लोग लड़ ही सकते हैं ना। तो लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए बहुत जल्दी और अपने इन चीज़ों को वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। कल डीडी अगर ये नोटिस दे दे कि आप रिच क्षेत्र में बसे हुए हैं तो आप अपने कागज़ लेके खड़े तो हो जाएंगे कि रिच क्षेत्र नहीं है, ये देखिए जमींदार की लैंड थी जिसमें हम बसे हुए हैं, ये एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें हम बसे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें कागज़ की लड़ाई है जिनके लिए संगम विहार को तैयार रहना चाहिए।